हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के जाने माने राजनीतिज्ञ और पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी साहब की। आप जैसा कि जानते हैं, हाल फिलहाल में ही उनका निधन हो गया। तो आज हम जानेंगे कि प्रणब मुखर्जी की कहानी क्या है, उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई। इसके अलावा जानेंगे कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के शुरुआती जीवन की। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का जन्म एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में हुआ था पश्चिम बंगाल में, जहां की उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव में ही अर्जित की। और उन्होंने न सिर्फ शुरुआती शिक्षा बल्कि उस समय के जो तत्कालीन बहुत बड़े राजनेता थे उनके विपरीत उन्होंने अपनी सारी की सारी जो शिक्षा थी वो भारत में ही हासिल की। वो विदेश में पढ़ने के लिए नहीं गए और ऐसा करने के बाद वो एक छोटे से कॉलेज में प्रोफेसर बन गए बंगाल में। ये सब होता रहा और वो दौर था इंदिरा गांधी का, और जो लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी थी भारत की। तो 1969 में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा भेजा। प्रणब मुखर्जी अपने राजनीतिक जीवन के ज़्यादातर समय राज्यसभा में ही रहे। ये बात हम आपको पहले बता देना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे और बौद्धिक व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने ज़्यादा चुनाव लड़ा नहीं। 2004 में पहली बार वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके पहले वो हमेशा राज्यसभा पे ही चुनकर आते रहे। तो 1969 में पहली बार राज्यसभा चुने गए प्रणब मुखर्जी। उसके बाद उनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी जो ज्ञान था उनका, उसको देखते हुए इंदिरा गांधी उनसे बहुत प्रभावित हुई। और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो सबसे ताकतवर एक तरह से मंत्रिमंडल के नेता के रूप में ये उभर कर सामने आए। यही नहीं, इंदिरा गांधी जब आपातकाल के बाद दूसरी बार चुनकर 1977 के बाद 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई और फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो कुछ समय के लिए ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी ने एक लिखित आदेश जारी करवा दिया था कि उनकी अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता होगी वो प्रणब मुखर्जी करेंगे। तो दोस्तों, दरअसल प्रणब मुखर्जी के राजनैतिक जीवन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। इससे हमें उनका राजनैतिक जीवन समझने में आसानी होगी। जो सबसे पहला हिस्सा है वो हिस्सा है प्रणब मुखर्जी ने जो इंदिरा गांधी के साथ काम किया। जो दूसरा हिस्सा है जो प्रणब मुखर्जी के राजीव गांधी के साथ और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के साथ जो उनके संबंध रहे। और तीसरा हिस्सा है जो मनमोहन सिंह की सरकार के साथ और उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में उनके जो राजनीतिक जीवन के संबंध रहे और राजनीतिक जीवन जो रहा। तो इन तीनों हिस्सों को दोस्तों एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने पहले भी बताया कि इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। एक ज़माने में दुनिया की मशहूर जानी मानी पत्रिकाएं उन बताती थी कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े एक वित्त मंत्री हैं, सबसे महत्वपूर्ण वित्त मंत्री हैं और सबसे ज्ञानी वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई 1984 में, जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ण मंदिर का जो प्रसिद्ध कांड हुआ था। उसके बाद इसके बाद प्रणब मुखर्जी पर यह आरोप लगाया गया कि वो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे, या फिर ये लगाया गया कि वो स्वयं बनने देना चाहते थे। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि प्रणब मुखर्जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ और दरअसल प्रणब मुखर्जी राजीव गांधी के सपोर्टर थे, शुभचिंतक थे। खैर, जो भी हुआ, बात जो होनी थी, जो एक छवि बनी थी, राजनीति परसेप्शन से चलती है। तो राजनीति में एक परसेप्शन बन गया कि प्रणब मुखर्जी ये चाहते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री न बने। इसका परिणाम ये हुआ कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी की मौत के बाद, तो प्रणब दा को न तो मंत्रिमंडल में जगह दी गई और न ही कांग्रेस में ही उन्हें अच्छे पद पर कोई पदाधिकारी का पद दिया गया। जबकि उस समय तत्कालीन समय में प्रणब मुखर्जी थे वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे।
इसके बाद प्रणब मुखर्जी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया और 1986 में प्रणब मुखर्जी को एक दूसरी राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी। वो पार्टी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि राजीव गांधी का जो गुट था, जो कांग्रेस थी, उन्होंने इन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। 1986 में जब इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई, उसके बाद ये सफल नहीं रहे। 1989 में बोफोर्स तोप घोटाला का जो बहुत प्रसिद्ध केस हुआ, उसके बाद राजीव गांधी के साथ इनका पैचअप हो गया। राजनीति में फिर से इनका जो कांग्रेस के साथ था वो जुड़ाव और फिर से एक तरह से कहा जाए तो मिलन हो गया। लेकिन इसके बाद भी इन्हें कोई पद नहीं मिला। 1995 में ये विदेश मंत्री बनाए गए। उस समय तक राजीव गांधी की हत्या की जा चुकी थी। उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो प्रणब मुखर्जी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। कांग्रेस पार्टी हो या फिर सरकार हो, उसकी जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी कोई भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जब भी सरकार संकट में पड़ी हो, हमेशा प्रणब मुखर्जी ने उसे संभालने का काम किया, सुधारने का काम किया और एक नई रास्ता दिखाने का काम किया। वक्त बीतता गया। एक समय प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री रहे, कुछ समय के लिए गृह मंत्री रहे। पिछले 50 साल के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने प्रधानमंत्री को छोड़कर इस देश में जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, वो सारी जिम्मेदारियां संभाली। अंततः 2012 में उन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना गया। उसके बारे में प्रणब मुखर्जी बताते हैं कि उन्हें एक समय ऐसा लगा था कि सोनिया गांधी जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा थी, वो दरअसल मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति के लिए चुनना चाहती थी और इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। प्रणब मुखर्जी को शायद इस बात का हमेशा मलाल रहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि वो अपने दोस्तों से अक्सर मजाक में कहा करते थे कि प्रधानमंत्री तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा पीएम रहूँगा। पीएम से उनका मतलब प्रणब मुखर्जी से था। अब ये तो बात हुई उनके राजनीतिक जीवन की। अब बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की। आज के समय में जैसी राजनीति, भारतीय राजनीति हो गई है, उसमें सांस्कृतिक गिरावट देखी जा रही है। ऐसे समय में प्रणब मुखर्जी एक आदर्श राजनेता माने जा सकते हैं। न सिर्फ राजनीति बल्कि तमाम अन्य विषयों के बहुत बड़े विद्वान थे प्रणब मुखर्जी, जैसे कि अर्थशास्त्र, कला, साहित्य और ऐसे और भी विषयों के। एक बार उन्होंने प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर का उदाहरण देते हुए टिप्पणी किया था कि बिना भारत के एशिया ठीक वैसे ही है जैसे बिना डेनमार्क के हैमलेट। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी साहित्य पर, विशेष तौर पर अंग्रेजी साहित्य पर कितनी मजबूत पकड़ थी। इसके अलावा उन्हें डायरी लिखने का शौक़ था। वो पिछले 50 साल से हर रोज़ रात को डायरी लिखते थे और उनकी याददाश्त बहुत गजब की थी। लोग बताते हैं कि वो जो एक बार चीज़ें पढ़ लेते थे या देख लेते थे, उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाती थी। संस्कृति और समाज की गहरी समझ थी उन्हें। अब एक आखिरी बात से बात समाप्त करना चाहेंगे। हो गया उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर का जो उनका मुख्यालय है वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी यह चाहती थी कि प्रणब मुखर्जी वहां न जाएं, यहां तक कि प्रणब मुखर्जी की खुद की बेटी चाहती थी कि वो वहां न जाएं, लेकिन प्रणब मुखर्जी वहां गए। हालांकि वहां पर उन्होंने बहुत ही जोरदार ढंग से संघ का सांस्कृतिक विरोध दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि भारत विविधतापूर्ण भारत ही बना रहे तो बेहतर है। उन्होंने बताया कि भारत सभी धर्मों, सभी संस्कृतियों का समागम का नाम है। उन्होंने नेहरूवियन सोशलिज्म की बात की। उन्होंने अपने 50 साल के कांग्रेस के अनुभव की बात की। उन्होंने भारत के उस विचार की बात की जो प्लूरलिज्म, जो समानता पर आधारित है, समता पर आधारित है। इस तरह उन तमाम संदेहों को उन्होंने समाप्त किया
जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक पाला बदल लिया है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न का पुरस्कार मिला। अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें न सिर्फ अपने विषयों की जानकारी थी, बल्कि वो एक सामान्य संस्कृति, सामान्य साहित्य और अपने जीवन के, आम जीवन के तमाम बड़े विषयों की गहरी रुचि रखते थे। ऐसे राजनेता इस समय की राजनीति में कम ही पाए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों प्रणब मुखर्जी की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। साथ ही हमें ये भी